हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। लास्ट क्लास में हमने वाइटल साइंस स्टार्ट किए थे और हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, वाइटल साइंस हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बेस लाइन डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन असेसमेंट। ओके, तो चलो अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे पल्स के बारे में। तो देखिए, पल्स बेसिकली क्या है कि जब भी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड है वो हमारे आर्टरीज में जाएगा। अब आर्टरीज में जो ब्लड जाएगा वो एक वेव की तरह जाएगा, वो ऐसे एक वेव की तरह फॉर्म होता चला जाएगा, ठीक है। और इस वेव के फॉर्म होने की वजह से आर्टरी का अल्टरनेट आर्टरी एक्सपेंड होगी और कॉइल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम टर्म कह सकते हैं अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, ठीक है। यानी आर्टरी एक बार फुलनेस पे जाएगी फिर वापस स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं पल्स, और इसका दूसरा नाम है हार्ट रेट, ठीक है। अब इसको हार्ट रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड है वो हमारी वेसल्स में जा रहा है, और वेसल्स के जो मूवमेंट हो रही है वेसल्स में, ठीक है, वेसल्स में जो अल्टरनेट एक्सपेंशन और रिकॉइल हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम बोल देंगे पल्स, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इनकी साइड्स कौन कौन सी है, यानी कि कहाँ कहाँ पे हम इस पल्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें टेम्पोरल। तो टेम्पोरल को हम कहाँ मेज़र कर सकते हैं? टेम्पोरल को हम मेज़र कर सकते हैं टेम्पोरल बोन के ऊपर जो हमारी आर्टरी जा रही है वहाँ पर हम इसको मेज़र कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा साइट है वो है कैरोटिड। कैरोटिड क्या है? कैरोटिड ये हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसा आप इस इमेज में देख पाएंगे ये हमारी नेक में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बाइलेटरल होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों नेक में प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं हम कैरोटिड नेक, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी। जो कैरोटिड आर्टरी है इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है कि जब हम एडल्ट में CPR करते हैं, ठीक है, तो एडल्ट में जो CPR होता है तो उस टाइम पे हम जिस आर्टरी को असेस करते हैं वो है कैरोटिड आर्टरी। तो जितने भी 8 साल से ऊपर के पर्सन्स होंगे उसमें CPR में इस आर्टरी का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। और असेसमेंट कितने टाइम के लिए किया जाता है? असेसमेंट किया जाता है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, और नॉट मोर देन 10 सेकेंड, ठीक है। हमेशा ये 10 सेकेंड से कम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कैरोटिड आर्टरी में कि कैरोटिड आर्टरी का जो असेसमेंट है वो कभी भी हम सिमेट्रिकल नहीं करते हैं। देखिए, सिमेट्रिकल एक टर्म है, इसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट और राइट दोनों आर्टरी को एक साथ असेस करें ना, लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि कैरोटिड आर्टरी के अलावा ब्रेन के लिए कोई अल्टरनेट सप्लाई नहीं है, ठीक है, कोई कोलेटरल सर्कुलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इन दोनों का हम असेसमेंट करते हैं तो दोनों आर्टरीज क्लोज हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेन का जो सप्लाई है ब्लड का वो कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थर्ड नंबर क्या आती है? एपिकल असेसमेंट, है ना। तो जो एपिकल असेसमेंट है ये होता है हमारे मिट्रल एरिया पे, ठीक है, यानी कि ये हमारे हार्ट में होता है। तो देखो, जो पल्स है वो शुरू कहाँ से हो रही है? हार्ट से, क्योंकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं सेंट्रल पल्स, ओके। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये है हमारा सेंट्रल पल्स, ठीक है, या फिर हम इसको PMI भी बोलते हैं। PMI क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से पल्स स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जिस हम आर्टरी की बात कर रहे हैं वो है ब्रेकियल। ये जो ब्रेकियल आर्टरी ये हमारे एल्बो में होती है, जैसा आप इस इमेज में देखोगे। एल्बो के अंदर जो एंटी क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट है, उस एंटी क्यूबाइटल फोसा में हम इसका असेसमेंट करते हैं। और ये चीज़ आपने देखी होगी, जब हम BP का असेसमेंट करते हैं तो BP असेसमेंट के लिए ब्रेकियल आर्टरी बहुत ही कॉमन साइट है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ये एंटी क्यूबाइटल फोसा में मिलती है। अब इस ब्रेकियल आर्टरी को हम यूज़ करते हैं CPR में, किसके? इन्फेंट के CPR में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। इन्फेंट यानी कि जो बच्चे 1 साल की उम्र से कम होंगे उनमें हम ब्रेकियल आर्टरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आर्टरी है रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो रेडियल आर्टरी है ये हमारे थंब के थोड़े से नीचे मिलती है, ठीक है। तो इस रेडियल आर्टरी का असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियल आर्टरी पाई जाती है, इसका असेसमेंट हम करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट है 6th, जो है हमारी फीमोरल आर्टरी, है ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं फीमोरल आर्टरी या फीमोरल पल्स। तो यहाँ पे ग्रोइन एरिया में हमारी फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है,
अब इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, जो 1 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें CPR में जिस पल्स को हम असेस करते हैं वो हम फीमोरल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैंने आपको बताया है कि कैरोटिड का यूज़ करते हैं हम किस में, एडल्ट में, और ब्रेकियल का हम यूज़ करते हैं इन्फेंट के CPR में, और फीमोरल का यूज़ करते हैं हम चिल्ड्रन के CPR में। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। 7वीं जो साइट है वो है आपकी पॉप्लिटियल पल्स, है ना। ये होती है आपके नी के जस्ट पीछे, है ना, नी के जस्ट पीछे पॉप्लिटियल फोसा पाया जाता है। ठीक है, अब इस पॉप्लिटियल फोसा में आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी पाई जाती है, उसका जो असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है, वहाँ से जो हम पल्स असेस कर रहे हैं उसको हम बोल देंगे पॉप्लिटियल पल्स। उसके बाद 8th नंबर की हमारी पल्स होती है पोस्टीरियर टीबियल पल्स। तो ये पोस्टीरियर टीबियल पल्स जो होती है ये हमारे लोअर लेग की मीडियल आर्टरी हो उसको असेस की जाती है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर पे आती है हमारी डोर्सालिस पीडिस, ये हमारे टो और फिंगर्स के बीच में मिलती है। ठीक है, तो हमने सारी साइड्स को असेस कर लिया, कौन कौन सी साइड से पल्स असेसमेंट की, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। देखिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये पल्स ऑफ मैक्सिमम इम्पैक्ट है, तो इसको बोल देंगे हम PMI, और इसको मैं सेंट्रल पल्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यह हमारे हार्ट से जो कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से पल्स निकल रही है, तो हम हार्ट की ही पल्स असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम बोल देंगे सेंट्रल पल्स। बाकी जितनी भी सारी पल्सेज होंगी वो हमारी पेरिफेरल पल्सेज होंगी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह है कहाँ असेस की जाती है, ओवर द हार्ट, मिड्रल एरिया में। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसकी जो साइट क्या होती है, ये साइट होती है 5th ICS, यानी 5वीं इंटरकोस्टल स्पेस। तो देखिए आप इस इमेज में देखेंगे, ये पहला इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो ये जो 5वां इंटरकोस्टल स्पेस है। अब एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान देने की बात है कि ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्लेविकल है। ठीक है, तो इस क्लेविकल के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी इसको बोल दूंगा मैं MCL। तो इस मिड क्लेविकुलर जो लाइन होगी हमारी, ठीक है, इस लाइन पे और 5th ICS, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो जगह होगी इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये जगह है हमारी मिट्रल एरिया। ठीक है, और यहाँ से हम एपिकल पल्स को असेस कर रहे हैं। तो एपिकल पल्स को असेस करने की जगह क्या हो गई, 5th इंटरकोस्टल स्पेस, और कहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का, स्टर्नम का जो लेफ्ट पोर्शन है, उसके मिड क्लेविकुलर लाइन के 5th ICS पे आपको पाया जा रहा है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। तो मैंने एडल्ट में आपको स्पेस बता दिया। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इन्फेंट में ये साइट हो जाएगी 4th लेफ्ट ICS। ठीक है, 4th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और यही सेम हो जाएगी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी कि अगर आपको नॉर्मल एडल्ट में एपिकल पल्स असेसमेंट की साइट पूछता है तो आप लिखोगे 5th ICS। अगर प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट में अगर आपको पूछता है तो आप लिखोगे 4th लेफ्ट ICS। ठीक है, अब इसको आप असेस करते कैसे हो, तो इसको आप असेस करते हो ऑस्कल्टेशन से। आप डायफ्राम यूज करते हो स्टेथोस्कोप का। अब देखो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम कौन सा पार्ट है, देखिए स्टेथोस्कोप के 2 पार्ट है। जो ऊपर वाला छोटा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेल। ठीक है, और जो इससे अटैच्ड एक बड़ा पार्ट होता है इसको बोल देंगे हम डायफ्राम। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है डायफ्राम, हम इसको एपिकल एरिया पे लगाते हैं ना, मिट्रल एरिया पे लगाते हैं, उसके बाद हम ऑस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। तो एपिकल पल्स को फील करने के लिए, एपिकल पल्स को असेस करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है, और आप कौन सा पार्ट यूज़ करोगे, आप डायफ्राम पार्ट यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, एपिकल पल्स सेंट्रल पल्स है और बाकी सारी पल्स आपकी पेरिफेरल पल्स है। कॉमन साइट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन लेस देन 3 years ऑफ एज। जो इन्फेंट और चिल्ड्रन होते हैं उनमें यूजुअली हम पल्स असेसमेंट के लिए सबसे कॉमन साइट है, सबसे रिलायबल साइट यही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जब आप पल्स असेस कर रहे हो। देखिए एपिकल पल्स असेसमेंट के लिए आप ऑस्कल्टेशन का यूज़ कर रहे हैं। अभी जो टिप्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टिप्स हैं पेरिफेरल पल्सेस के लिए,
यानी कि एपिकल पल्सेस के अलावा जितनी भी सारी पल्सेस होंगी, ठीक है, उनको हस करने के लिए आपको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए जो बाकी सारी पल्सेस हैं वो सारी आपकी पेरिफेरल पल्सेस है। तो यहाँ पर आप पाल्पेशन मेथड का यूज़ करोगे। अब पाल्पेशन में क्या करते हो, आप फिंगर्स की हेल्प से आप फील करते हो, ठीक है। तो फिंगर्स आप फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट और सेकंड फिंगर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फिंगर्स यूज़ कर सकते हो। या तो आप ये 2 फिंगर्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये 3 फिंगर्स यूज़ कर सकते हो। आप थंब का यूज नहीं कर सकते क्योंकि थंब में ऑलरेडी एक आर्टरी प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रिंसेप्स फॉलिसिस, ठीक है। तो थंब में ऑलरेडी आर्टरी प्रेजेंट है, तो अगर आप किसी आर्टरी को यूज करोगे तो आपको एक प्रॉपर फील नहीं हो पाएगा, तो आप थंब का यूज़ नहीं करोगे। अब काउंटिंग के कुछ रूल्स हैं कि अगर रेगुलर पल्स आपको फील हो रही है तो आप पूरे 1 मिनट तक असेस करोगे, ठीक है। और अगर आपको रेगुलर पल्स असेस हो रही है तो आप 30 सेकंड तक काउंट करोगे, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स के बारे में। तो सबसे पहला इसमें आता है रेट। तो देखिए रेट के बारे में क्या है कि नंबर ऑफ पल्स इन 1 मिनट, ठीक है। इसका मतलब जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जितनी बार हार्ट 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम बोल देंगे रेट, ठीक है। उतनी बार वेव्स निकलेंगी और उतनी बार हमारी पल्स बनेगी, तो उसको मैं बोल दूंगा रेट। देखिए बर्थ, ठीक है, बर्थ से पहले जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं फीटस। वहाँ पर जो हार्ट बीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हार्ट बीट होने की जो नंबर है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर होता है ये एवरेज 140 और इसकी रेंज होती है 120 टू 160 बीपीएम। बीपीएम का मतलब है सिंपली बीट पर मिनट, ठीक है, यानी हार्ट बीट, यानी 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा बीट पर मिनट, ठीक है, बीपीएम को बोल दूंगा बीट पर मिनट। एट बर्थ पे होती है 130 टू 150, इन्फेंट में होती है 120 एवरेज और रेंज होती है 115 टू 130 बीपीएम। एडल्ट में ये होती है एवरेज 80 और इसकी रेंज होती है 60 टू 100 और ओल्ड में होती है 60 टू 70 बीपीएम। अब एडल्ट में 60 होती है नॉर्मल, 60 टू 100 होती है नॉर्मल और 60 से लेस और 100 से ज़्यादा होती है एबनॉर्मल। अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम बोल देंगे टैकीकार्डिया, ठीक है, और अगर ये 60 से लेस हो जाती है तो इसको मैं बोल दूंगा ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का मतलब कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ब्लड के फ्लो होने को कितना वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट है उसको बोल देंगे हम वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं या हाइट और स्ट्रेंथ ऑफ पल्स बोलते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा उसकी हाइट होगी, उतनी ज़्यादा उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो इसको हम डिनोट करते हैं 0, 1+, 2+, 3+ और 4+ से, ठीक है। अगर एब्सेंट पल्स होगी तो उसको बोल देंगे 0, ठीक है, जिसमें पल्स ही नहीं है तो 0। अगर डिमिनिश्ड पल्स है या फिर थ्रेडी पल्स है तो उसको हम डिनोट करते हैं 1+ से, ठीक है। अगर नॉर्मल पल्स है तो उसको हम डिनोट करते हैं 2+ से, फुल स्ट्रॉन्ग पल्स को 3+ से, और बाउंडिंग पल्स यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी की पल्स है उसको हम डिनोट करते हैं 4+ से, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ये 5 कैटेगरीज होती है 0 से लेके 4+ तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिदम के बारे में। रिदम का मतलब है रेगुलरिटी ऑफ पल्स, ठीक है। अब अगर ये रेगुलर नहीं है तो इसको हम सिंपली बोल देंगे डिसरिदमिया, यानी जिसमें होता है रेगुलरिटी ऑफ पल्स। अब कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि टेंशन। टेंशन का क्या होती है, डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर इजीली कंप्रेस हो रही है तो उसको हम बोल देंगे लो टेंशन पल्स। अगर डिफिकल्ट है कंप्रेस होने में तो उसको हम बोल देंगे हाई टेंशन पल्स। इक्वालिटी ऑफ पल्स का मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों जो पल्सेस हैं वो हमारी बराबर है, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एंड साइमल्टेनियस असेसमेंट ऑफ पल्स। अब हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू पल्स। पल्स के बारे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इसमें इंटरमिटेंट पल्स। तो देखो इंटरमिटेंट पल्स में क्या होता है कि मान लो ये आपकी पल्स जा रही है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल पल्स है। अब इस पल्स में एक के बाद दूसरी पल्स आनी चाहिए, लेकिन मान लो बीच में ये पल्स नहीं आती, उसके बाद फिर से स्टार्ट होती है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में आपकी पल्स नहीं है तो एब्सेंट पल्स हो गई। तो इंटरमिटेंट में क्या होता है कि बीच बीच में पल्स एब्सेंट हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं इंटरमिटेंट पल्स। नेक्स्ट आती है आपकी साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया में क्या होता है कि जब आप इंस्पिरेशन करते हो, ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो उस टाइम जो पल्स है वो पल्स हो जाती है आपकी हाई, और जब आप एक्सपिरेशन करते हो, ठीक है, जब आप एक्सेल करते हो, सांस छोड़ते हो,
उस टाइम जो पल्स हो जाती है वो हो जाती है लो, ठीक है। इस चीज़ को हम बोल देंगे साइनस एरिथमिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट का मतलब है कि डिफरेंस, डेफिसिट का सिंपल मीनिंग है डिफरेंस। तो देखो मैंने आपको बताई थी 2 तरह की पल्सेस हो गई। जब हमने साइट्स पढ़ी थी पल्स असेसमेंट की, तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो एपिकल पल्स है वो तो सेंट्रल पल्स है जो हार्ट से जनरेट हो रही है, उसके अलावा जितनी भी पल्सेस थी सारी पेरिफेरल पल्सेस थी, ठीक है। तो इन दोनों पल्सेस का जो डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं पल्स डेफिसिट। तो देखो पल्स डेफिसिट के लिए हम एक तो एपिकल पल्स यूज़ करते हैं और दूसरी हम यूज़ करते हैं रेडियल पल्स, ठीक है। तो इन दोनों पल्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको बोल देंगे हम पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट बात आती है वाटर हैमर और कोरिगन या कोलैप्सिंग पल्स। तो देखो वाटर हैमर कोरिगन पल्स में क्या होता है कि जैसे ये आपकी पल्स है, ठीक है, तो एक टाइम पर तो ये बहुत ही ज़्यादा बाउंडिंग पल्स मिलेगी आपको, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा। और दूसरे ही पल क्या होगा इसमें, दूसरे पल्स ये पल्स यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर बाउंडिंग आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पल्स कोलैप्स हो जाएगी, पल्स एब्सेंट हो जाएगी, फिर वापस बाउंडिंग पल्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर एक तो आ रहा है आपका बाउंडिंग, ठीक है, और दूसरा आ रहा है आपका कोलैप्सिंग, ठीक है। तो 2 तरह की पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है अल्टरनेट, ठीक है, एक बार बाउंडिंग और एक बार कोलैप्सिंग। अब आप क्या देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने यहाँ पर एक हैमर चला दिया हो, ठीक है। हैमर की वजह से जो पल्स है वो बीच में से एकदम कोलैप्स हो गई है और बाकी टाइम पे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वाटर हैमर कोरिगन और कोलैप्सिंग पल्स। तो ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है आपका एओर्टिक रीजर्जिटेशन में, ठीक है। रीजर्जिटेशन का मतलब वापस से जाना, ठीक है। तो एओर्टिक रीजर्जिटेशन में ऐसा देखने को मिलता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो आपकी बाउंडिंग पल्स आ रही है, और जब वापस रीजर्जिटेट हो रहा है तो अचानक से वो कोलैप्स कर जा रही है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपकी टाइप है बाउंडिंग पल्स। तो देखो बाउंडिंग पल्स हम जानते हैं, बाउंडिंग पल्स क्या है, फुलेस्ट वॉल्यूम, इसको हम 4+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वीक वायरी थ्रेडी पल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं 1+ से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है पल्स अलर्टनेस, ठीक है। देखिए पल्स अलर्टनेस में क्या होता है कि यहाँ पर एक बार तो आपको स्ट्रॉन्ग पल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, एक बार आपको स्ट्रॉन्ग पल्स देखने को मिलेगी, उसकी अगली पल्स आपको वीक देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार स्ट्रॉन्ग, एक बार वीक, फिर एक बार स्ट्रॉन्ग आपको पल्स देखने को मिलेगी, फिर नेक्स्ट पल्स आपको फिर वीक देखने को मिलेगी। जो रिदम है वो रेगुलर है, लेकिन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एक बार आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी और एक बार आपको वीक देखने को मिलेगी, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्स, ये अलर्टनेस नहीं है, ये एक्चुअली है अल्टरनेस, है ना, पल्स अल्टरनेस को करेक्ट कर लीजिए, ये है पल्स अल्टरनेस, मतलब अल्टरनेटिवली एक बार स्ट्रॉन्ग आ रही है और एक बार वीक फील हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट पल्स की बात करते हैं, ये है बाइजेमाइनल पल्स, ठीक है। बाइजेमाइनल पल्स में क्या होता है कि यहाँ पर रिदम इरेगुलर हो जाता है, यानी कि पल्स एक बार आई आपकी, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरवल है वो इरेगुलर हो जाता है, कि जो अगली पल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी आती है ना। जैसे ये पल्स आ गई, फिर ये पल्स दिख गई आपको, फिर बहुत ही कम इंटरवल में वापस ये पल्स आपको देखने को मिल गई। तो ये जो डिफरेंस है 2 पल्स के बीच का, ये बहुत कम होता जा रहा है ना, ठीक है। तो इस वजह से धीरे धीरे जो पल्स के बीच का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ऐसा होता है एमआई में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ठीक है, जो अगली बीट है वो लास्ट बीट से बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसको हम बोल देंगे बाइजेमाइनल। नेक्स्ट आता है पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का सिंपल मीनिंग आप याद रखो उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या होता है यूजुअली कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब यूजुअली पल्स हाई होती है और जब एक्सपिरेशन करते हैं तब पल्स लो होती है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि जब आप इंस्पायर करते हो, ठीक है, जब आप सांस ले रहे हो उस टाइम पल्स यहाँ पर आपको वीकर देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल। तो चलिए यही सब कुछ था पल्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और बाकी
सारे ग्रुप्स और सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है शिवम। बाय बाय, टेक केयर।